नमस्कार, इंडिया न्यूज पर हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आगाज करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद में जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो वहीं विपक्ष के हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष संकट काल में भी जरूरी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार जो दुनिया के सामने इतनी बड़ी चुनौती है महामारी के रूप में, उस पे भी अगर ये लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जनता से जुड़े विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो विपक्ष क्या चाहती है? केवल कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंकना, कागज फाड़ के मंत्रियों के ऊपर फेंकना, मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट छीन के उसको फाड़ देना। क्या ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? देश जानना चाहता है, देश अपने से जुड़े हुए मुद्दों पर जो देश की जनता वो चाहती कि चर्चा हो, तो आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? हम चाहते कि चर्चा हो, सदन चले और सरकार से सवाल जवाब हो। तो वहीं किसान आंदोलन का मुद्दा भी इस वक्त अहम मसलों में से एक है और किसान नेता किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब तो सरकार के साथ साथ किसान नेता विपक्षी दलों पर भी निशाना साध रही हैं। इस कड़ी में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कृषि कानूनों के लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। गुरनाम चढ़ूरी ने कहा कि जब सरकार कृषि कानूनों को लेकर आई थी तभी विपक्ष और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए था। अपोजिशन जागी तो है लेकिन बहुत लेट जागी है। जो 5 जून को जब ये कानून बने थे, बल्कि उसके पहले जो तैयारी कर रहे थे, तो उसके पहले ही जो अपोजिशन है उसको स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि देश तो जो चलाना है वो राजनीतिक पार्टियों ने चलाना है। हम तो मजबूरी में बैठे हैं और जो हमने नुमाइंदे चुन के भेजे हैं वो इसीलिए चुन के भेजे हैं कि वो देश चलाएं, और देश को चलाने में उनकी भूमिका जो होनी चाहिए थी वो अपनी भूमिका निभा नहीं पाए। वो शुरू में, अगर वो शुरू में इस भूमिका को निभाते तो शायद ये कानून ना बनते। एक तरफ किसान नेता विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ किसान नेताओं का अपने ही बयान से पलटना आम बात हो गई है। पहले तो भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया था कि 15 अगस्त को सरकार के मंत्रियों का विरोध किया जाएगा, लेकिन बाद में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के ही नेताओं ने यूनियन के बयान को पलटते हुए कहा कि सिर्फ दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के मंत्रियों का विरोध नहीं किया जाएगा। हमने कुरुक्षेत्र को प्रशासन को बोल दिया कि कुरुक्षेत्र में कोई भी राजनीतिक आदमी झंडा न फहराए, हम उसका विरोध करेंगे। और संवैधानिक पद पर कोई भी है, एसपी डीसी कोई भी झंडा फहरा सकता है, हम उनका स्वागत करेंगे। 15 अगस्त का किसी भी नेता का हम विरोध नहीं करेंगे। 15 अगस्त का किसी भी नेता का हम विरोध नहीं करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा होने पर शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा फैक्टर साबित होगी और नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका भी निभाएगी। आप भी सुनिए। 1
साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते एक वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। साथियों, ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं। एक तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी दिशा दे रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब फरीदाबाद प्रशासन दूसरी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर अब अरावली वन क्षेत्र और पंजाब भू संरक्षण अधिनियम के तहत नोटिफाइड एरिया में बने सभी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। इसके लिए वन विभाग ने सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। गुरुवार से सभी अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। आप साथ ही बता दें कि साथ ही व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके संबंधित लोगों को सूचना दी जा रही है। एक सप्ताह बाद इन सभी अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर जिन अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है उसमें नामी गिरामी शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल शामिल है। इनकी संख्या 130 से अधिक है। अरावली क्षेत्र में बसे गांव खोरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वहां पिछले कई दिनों से लगातार नगर निगम तोड़फोड़ कर रहा है और करीब 10,000 मकान वहां जो बताए गए हैं उन पर लगातार बुलडोजर नगर निगम का चल रहा है। लेकिन इस बीच में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे अरावली क्षेत्र में बने शिक्षण संस्थान और फार्म हाउस को लेकर भी आ गए हैं। अब उन्हें तोड़ने की प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है और इसके लिए बाकायदा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें वन विभाग, नगर निगम और जिला उपायुक्त यशपाल यादव समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। और अब हम वहीं अरावली क्षेत्र में पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से यहां फार्म हाउस बनाए गए हैं। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये सूरजकुंड रोड है जो फरीदाबाद से सूरजकुंड के लिए जाती है, जो दिल्ली तक निकलती है यहीं से ये रोड। लेकिन जिस तरफ हम खड़े हैं इधर PLP एक्ट के तहत ये तमाम जो अवैध फार्म हाउस बने गए हैं इनको अब तोड़ने की बात की जा रही है। और आज से वन विभाग द्वारा इन तमाम अवैध फार्म हाउस मालिकों को नोटिस देना भी शुरू कर दिया गया है। 4 दिन का वक्त दिया गया है कि 4 दिन में आप खुद अपने निर्माणों को तोड़ लें, नहीं तो अगर प्रशासन की तरफ से इनको तोड़ा जाएगा तो फिर प्रशासन इनसे जो तोड़ फोड़ में जो खर्चा होगा उसको भी वसूल करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के यहाँ फार्म हाउस बनाए गए हैं। चूँकि बार बार सवाल
इस बात को लेकर उठ रहे थे कि गांव खोरी में जो गरीब लोग रह रहे हैं, जब उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है तो फिर ये इतने बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, राजनीतिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ जो फार्म हाउस बनाए गए हैं उन पर कब नगर निगम का पंजा चलेगा, बुलडोजर उन पर कब चलेगा। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस बेहतरीन अंदाज में इस फार्म हाउस को यहाँ डेवलप किया गया है। ना केवल ये बल्कि ऐसे तमाम करीब 120 से 30 ऐसे फार्म हाउस इस अरावली के क्षेत्र में। तो वहीं एनजीटी के आदेश के बाद नगर परिषद सोहना ने अरावली श्रृंखला में बने फार्म हाउसों पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए 11 फार्म हाउस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले नगर परिषद में करीब 46 फार्म हाउसों को डेमोलिशन का नोटिस दिया गया था, जिसमें से करीब 38 फार्म हाउसों को अब तक सोहना नगर परिषद पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुका है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि फार्म हाउस मालिक अरावली श्रृंखला के अंदर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। एनजीटी के आदेश पर अवैध निर्माण करने वाले फार्म हाउस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक नगर परिषद 330 फार्म हाउस को चिन्हित कर चुका है, जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। एनजीटी के आदेश के बाद जो कार्रवाई हुई है, अभी हमने जो ध्वस्त करे हैं फार्म हाउस वो 11 किए हैं और जो डिमोलिशन ऑर्डर पास हमने कर रखे थे तकरीबन 46 को कर रखे थे। इसमें से स्टार्टिंग में जो करे थे पहले 18 एक बार तोड़े गए थे, उसके बाद फिर 9 एक बार तोड़े गए हैं और 11 तकरीबन तोड़े गए हैं और जो बाकी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उनको भी जो है जल्दी ही ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। अनऑथराइज्ड जो भी पाई जाएगी उसको तोड़ा जाएगा। इसके द्वारा जो अनऑथराइज्ड फार्म हाउस जो कंस्ट्रक्शन चिन्हित की गई थी तो तकरीबन 330 फार्म हाउस चिन्हित किए गए थे, उनको नोटिस दिए गए थे और नोटिस देने के बाद जो फिर डिमोलिशन ऑर्डर जो पास किए गए थे उसमें से जो है टोटल हमने अभी तक 38 फार्म हाउस तोड़ दिए गए और बाकी भी जो डिमोलिशन ऑर्डर पास किए हैं उनको भी आगे जल्दी से तोड़ा जाएगा। फरीदाबाद के खोरी में नगर निगम की लगातार तोड़फोड़ जारी है। नज़ारा कुछ ऐसा है कि लोग मलबे से अपने सामान को ढूंढते नजर आ रही हैं। खोरी में करीब 70% मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। खोरी गांव से हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से लगातार तोड़फोड़ की जा रही है और पूरे गांव को सुरक्षा व्यवस्था के चलते पूरी तरह से तमाम जो गांव के रास्ते थे उन्हें नाकेबंदी में तब्दील कर दिया है। लेकिन एक तस्वीर गांव खोरी की वो थी जो कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी, जिसमें तमाम जो मकान थे वो मकान यहाँ बने हुए थे। लेकिन आज की तस्वीर यहाँ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरी तरह से अब खोरी गाँव की तस्वीर बदल चुकी है। लगातार अगर आप देखें दूर तक तो देखिए अभी भी जो नगर निगम की मशीनें हैं, बुलडोजर हैं, वो लगातार जो मकान हैं उनको धराशायी करते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको नीचे तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ अभी हाल में ही तोड़फोड़ की गई है। लेकिन जो लोग यहाँ अपने आशियाने में रहते थे आज वो इन टूटे हुए मकानों से अपनी जो ज़रूरत भर की चीज़ें थी, ज़िंदगी में जो सपने थे उनके थे, वो उन सपनों को यहाँ चुनते हुए साफ तौर से उनको देख सकते हैं कि अपनी जो चीज़ें अब यहाँ से उन्हें ले जानी पड़ेंगी और इन्हीं को उठाने में ये लोग अब यहाँ मशगूल हैं। लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले ये इन्हीं आशियानों को बचाने के लिए सरकार से, कोर्ट से और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। जगह जगह हर उस दरवाजे पर जा रहे थे ताकि उनके जो सपनों का आशियाना था उसको बचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पीछे वजह यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर आदेश नगर निगम को दिए गए थे कि पूरी तरह से गांव खोरी को तोड़ना पड़ेगा, चूंकि ये वन भूमि है। ऐसे में अब निगम की तरफ से पीला पंजा आप लगातार यहाँ चलता रहा। पिछले 10 दिन से लगातार यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई होती रही। लेकिन अब जो तस्वीर है आप यहाँ साफ तौर से बदली देख सकते हैं। और ये जो बीच में आपको नीले और पीले पॉलीथिन के तंबू से आपको दिखाई देंगे, इनमें वो लोग हैं जिनके आशियाने टूट चुके हैं, लेकिन वो अभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहते और ऐसे में टेम्परेरी व्यवस्था कर यहाँ उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से सरकार पॉलिसी लेकर आई और इन्हें पुनर्वास नीति के तहत 2 जगह फरीदाबाद में डुआ कॉलोनी और बापू नगर में आशियाना के फ्लैट देने की बात कर रही है, लेकिन उसमें जो आवेदन आए हैं वो काफ़ी कम आए हैं। अब देखना होगा कि जो तमाम लोग हैं ये आखिर अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, चूँकि इनके आशियाने अब पूरी तरह से यहाँ धराशायी हो चुके हैं और लगातार निगम की कार्रवाई अभी भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। और जो सामने बाकी के बचे हुए मकान हैं, चूँकि इसमें एक हिस्सा दिल्ली का भी है, अब दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश तोड़फोड़ के नहीं हैं, हरियाणा
की सीमा में जो बसे हुए हैं केवल उन्हीं को नगर निगम तोड़ेगा। अब चूंकि सर्वे, एक ड्रोन सर्वे कराया जा चुका है, उस सर्वे की रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जा चुकी है और उसके बाद में अब स्थिति इस गांव को तोड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें अब जो तमाम फार्म हाउस हैं जिनको लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे थे और यही गरीब लोग लगातार सवाल इस बात को लेकर उठा रहे थे कि अगर उनके आशियाने, गरीब लोगों के आशियाने अवैध हैं तो फिर वो फार्म हाउस वैध क्यों हैं। ऐसे में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब निगम की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई तो उसमें खोरी में 4 हफ्ते की नगर निगम को तोड़फोड़ की वक्त दे दिया गया। इसी के साथ साथ में ये भी आदेश दे दिए गए कि अब नगर निगम द्वारा जो 130 अवैध फार्म हाउस हैं और तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं उनको तोड़ा जाएगा। इसके लिए बाकायदा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कर ली गई है, लेकिन अब खोरी की तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि अब बदली बदली नजर आ रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 200 करोड़ के फर्जी वारंट में एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया लिया है। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में राज सिंह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राज सिंह को दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी अधिकारियों के मुताबिक बैंक ऋण धोखाधड़ी का यह मामला 200 करोड़ रुपए का है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को गुरुग्राम में लगभग 18.98 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक भवन के अवैध निर्माण मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। आरोप लगाया गया था कि जिस जमीन पर एम्बियंस मॉल बनाया गया था वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए थी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर राज सिंह हुडा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इससे पहले ईडी और सीबीआई ने राज सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। विवादों में रहने वाले एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को परिवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुग्राम से गिरफ्तार करा। राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से 200 करोड़ का बैंक से लोन लिया, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे। हालांकि इस मामले पर पहले भी परिवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार और शुक्रवार को राज सिंह गहलोत के तमाम ठिकानों पर रेड कर चुकी है। आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम का ये एम्बियंस मॉल जिसके मालिक है राज सिंह गहलोत। न केवल एम्बियंस मॉल, इसके साथ लगता लीला होटल, इसके साथ लगता एम्बियंस आइसलैंड, इसके साथ लगता गोल्फ कोर्स और बाकायदा कई सोसाइटीज इसके अंदर हैं। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो 200 करोड़ के फर्जी लोन के मामले में हुई है। हालांकि इसके साथ साथ अभी सीबीआई का भी एक मामला जो है वो राज सिंह गहलोत पर चल रहा है, क्योंकि जो ये एम्बियंस मॉल है गुरुग्राम की अगर बात की जाए सबसे प्राइम लोकेशन पर है। इस मॉल पर आरोप ये है कि यह मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन ली गई थी और उसके ऊपर यह मॉल बना दिया गया था। इस मामले को लेकर के भी बाकायदा सीबीआई जांच कर रही है और शुरू से ही यह मॉल और राज सिंह गहलोत विवादों में रहे हैं। लेकिन आखिरकार परिवर्तन निदेशालय ने 200 करोड़ के फर्जी ऋण मामले पर राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार करा है। हालांकि परिवर्तन निदेशालय का कहना है कि अभी जांच में कई और अहम खुलासे भी राज सिंह गहलोत से हो सकते हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। यमुनानगर में 1,59,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज किया गया, जो कि लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार दोपहर को हथनीकुंड बैराज पर यमुना उफान पर आई और उसके बाद लगातार 20 घंटे हथनीकुंड बैराज में 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होता रहा। हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली में भी यमुना के पानी को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि जिससे यमुना के निचले इलाकों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो वहीं चरखी दादरी में बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। बारिश का पानी खेतों में भरने से अब फसलें खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। करीब आधा दर्जन गांवों में पिछले 4 से 5 साल से जल भराव की समस्या होती है। हर बार सिंचाई विभाग पानी निकासी करता है, इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू नहीं होने से हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी है, बाड़ी बाजरा सब कुछ खराब हो चुका है। मैं जो है ना आपको ये बताना चाहता हूँ, या सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई इस बार किसानों को बड़ी अच्छी उम्मीद हो, फसल अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन इस 4-5 दिन की बरसात ने जो ना इतना नुकसान कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। भगवान करे कि ऐसा और किसी के साथ ना हो। हमारे साथ हुआ है तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि अभी हमें जो है ना कुछ आर्थिक मदद दे के इसका जो है ना भरपाई की जाए। फसलों में जो भी नुकसान
की संभावना को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि किसान ज़्यादा ना दबे। हमें कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि बिगवा की तरफ में बारिश का पानी खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा होने जा रही है, तो जल्दी ही हम एरिया का सर्वेक्षण करवाने का प्रयास करेंगे और यथासंभव जो भी किसानों की मदद होगी वो करने का प्रयास हम करेंगे। तो वहीं कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सोलन से कैथली घाट के बीच पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गया है। मलबा आने के बाद एनएच बाधित हो गया है। पुलिस और फोरलेन निर्माता कंपनी की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क को बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी बादल के फटने से कई लोग पानी में बह गए। खबरों के मुताबिक अभी भी 19 लोग लापता बताई जा रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं मंडी की, जहां पर आपको बता दें कि ट्रक जो है वो खाई में गिर गया। तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक जो है एक खिलौने की तरह खाई में गिर गया। और दूसरी तस्वीर जम्मू की, जहां पर आपको बता दें कि बादल फटने से तबाही के मंजर जो हैं वो फैले हुए हैं। करीब आधा दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई है, करीब 1 दर्जन लोग जो हैं वो घायल हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि करीब 1.5 दर्जन लोग जो हैं वो जम्मू में बादल फटने की वजह से लापता बताए जा रहे हैं। और वहीं सोलन में भी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड का मंजर, खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है इस तीसरी तस्वीर में। इसके साथ फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।